नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और आज हम बात करेंगे वनाग्नि को रोकने के लिए एक्शन प्लान को लेकर। दरअसल हम देख रहे हैं इस समय उत्तराखंड के कई जंगल वनाग्नि से घिरे हुए हैं। आज ही माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का बयान आया कि 964 जगहों में 964 जगहों में प्रदेश में वनाग्नि हुई है, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 7 जानवरों की मौत हुई है। और इस वनाग्नि से जाहिर है राज्य को एक अच्छी खासी आर्थिक हानि भी हुई है, पर्यावरण की हानि भी हुई है। तो सवाल यह है कि वनाग्नि को रोकने के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। दरअसल हमने वनाग्नि को लेकर देवभूमि डायलॉग में चर्चा की थी। उस दौरान कई मित्रों ने मुझे फोन भी किए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में संदेश भेजे, पर्सनल मैसेज भेजे कि इस बार अगर वनाग्नि पे कार्यक्रम करें तो उसमें गेस्ट के बजाय ओपन टू ऑल यानी एक पब्लिक फोरम में यह डिबेट होनी चाहिए और पब्लिक के सुझाव भी वनाग्नि रोकने के लिए जो एक्शन प्लान होना चाहिए उसमें शामिल होने चाहिए। और देवभूमि डायलॉग के मंच से हमने यही प्रयास किया कि आज हम मेहमानों को ना बुलाकर आम व्यक्ति के लिए, आम उत्तराखंडी के लिए यह प्लेटफॉर्म खोलें और वो अपने अनमोल सुझाव हमारे माध्यम से पहुंचा सकता है। और हम यकीन दिलाते हैं आपके सुझावों को शामिल करके एक एक्शन प्लान तैयार करके हम डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट को जरूर भेज देंगे और जिन जिन लोगों के ईमेल हमारे पास हैं उन तक आप लोगों के जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं हम उन्हें भेजेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़िए, अपने महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए और उन सुझावों में जो सबसे बेहतरीन सुझाव होंगे उनको एक एक्शन प्लान के रूप में रखकर देवभूमि डायलॉग्स के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाएंगे। मेरे पास ओखलकांडा से, द्वाराहाट से, चमोली से, उत्तरकाशी से, यहां तक कि नैनीताल से, ऐसे तमाम जगहों से हमारे मित्रों ने संदेश भेजे और उन्होंने कहा कि हमें भी आपकी डिबेट में शामिल होना है। मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं, देवभूमि डायलॉग का प्लेटफॉर्म ये आप लोगों का प्लेटफॉर्म है। हम तो ये चाहते हैं कि हम किन विषयों पर चर्चा करें यह भी आप लोग तय करें। हम ये भी चाहते हैं कि जो लोग इस डिबेट में जुड़ना चाहते हैं अगर वो एडवांस में हमें बता दें तो ये हमारे लिए सौभाग्य होगा कि हमारे युवा साथी या जो कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है हमारी डिबेट में, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमने एक सकारात्मक भाव से, एक रचनात्मक सोच के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ देवभूमि डायलॉग की शुरुआत की है। और देवभूमि डायलॉग का मतलब ही है सोच बदलते हैं। हम जानते हैं कि हमारे युवाओं की सोच में एक नयापन है, कुछ अलग वो सोचते हैं, कुछ लीक से हटकर सोचते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने की और मैं समझता हूं देवभूमि डायलॉग वो राइट प्लेटफॉर्म है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे युवा साथी जो कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ नए प्रयोग कर रहे हैं, समाज में एक अलग भूमिका अदा कर रहे हैं, उनके कार्य से हम लाखों युवाओं को इंस्पायर कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनकी स्टोरी को हम कवर करें, उनके इनोवेशन को हम कवर करें और दुनिया को दिखाएं तो मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, बशर्त है वो हमें संदेश भेजें हमारे माध्यम से। मैं जब भी आपके क्षेत्र में आया या आपसे कनेक्टिविटी के थ्रू जुड़ने का मौका मिला, यह हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपकी स्टोरी को देश और दुनिया को दिखा सकते हैं। अब तक देवभूमि डायलॉग तकरीबन 300 से ज्यादा स्टोरीज दिखा चुका है। ये स्टोरीज हमारे एक आम उत्तराखंडी से जुड़ी है, हमारे उत्तराखंड के कल्चर से जुड़ी है, हमारे उत्तराखंड के युवाओं से जुड़ी है, हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति से जुड़ी है, हमारे उत्तराखंड के इतिहास से जुड़ी है, हमारे उत्तराखंड के पर्यटन से जुड़ी है, हमारे उत्तराखंड के अध्यात्म से जुड़ी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारा विषय जो है वो वनाग्नि को लेकर हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए इसको लेकर है। और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपने महत्वपूर्ण और रचनात्मक और कुछ नए सुझावों के साथ आप इस लाइव में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जैसे जैसे आप लोगों की बातें आते रहेंगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम
कोशिश करेंगे उन सुझावों का एक एक्शन प्लान तैयार करके हम जो जरूरी विभाग हैं, जो इससे जुड़े विभाग हैं, उनको हम ये भिजवा दें। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारी ताकत जो है, देवभूमि उत्तराखंड की ताकत, उसका पर्यावरण भी है, उसके फॉरेस्ट भी हैं। फॉरेस्ट इसलिए क्योंकि हमारी फॉरेस्ट का जो फ्लोरा एंड फौना है, हमारे फॉरेस्ट से जो हम कार्बन एमिशन करते हैं, हमारे फॉरेस्ट से जो शुद्ध हवा, जो उपजाऊ मिट्टी, जो स्रोत होते हैं, वो कहीं ना कहीं देश और दुनिया को मदद करते हैं। और यही कारण है कि हम हर बार केंद्र सरकार से कहते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट सर्विस में हम बहुत आगे हैं बाकी राज्यों के मुकाबले, इसलिए हमें ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। ये तो हमारी मांग साल दर साल बढ़ती जा रही है। और इस बार अगर आपको याद होगा, जो एनडीए यानी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल किया था कि हिमालयन राज्य की ग्रीन बोनस की जो उनकी मांग है, एक लॉन्ग अवेटेड डिमांड है, उस पर वो विचार करेंगे। अब सवाल है कि हमारे यहां आग लगती क्यों है? इसका एक बहुत, कोई ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, कोई गॉड मेड डिजास्टर नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर है। यानी हम लोगों की खामियों के चलते, हम लोगों की गलतियों के चलते, जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां होती हैं, उसके चलते आग लगती है। 99% मामलों में आग लगने का कारण हम लोग हैं। इसलिए अगर हम लोग सजग नहीं हुए, हम लोग समय रहते नहीं चेते, हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, तो हम बहुत कुछ नुकसान गवा देंगे। सरकारों को भी घेरे में लेने से काम नहीं चलेगा, सरकारों पे भी सवाल उठाने से काम नहीं चलेगा। एक आम उत्तराखंडी को अपने जंगलों को बचाने के लिए भूमिका निभानी होगी। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप उत्तराखंड की बात करें, जो 71% है टोटल भौगोलिक क्षेत्र में से, 71% जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो हमारा फॉरेस्ट से जुड़ा है। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूं, जिलावार आपको बताऊं, केवल 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, उत्तराखंड के 3 जिले ऐसे हैं जिनका फॉरेस्ट रेशियो, जो वन का क्षेत्रफल है, वो 50% से कम है। बाकी जो 11 जिले हैं, आप देखेंगे वहां 50% से ज्यादा फॉरेस्ट है। जो 3 जिले हैं जहां 50% से कम फॉरेस्ट है, उसमें पहला है उधम सिंह नगर, हरिद्वार और तीसरा है बागेश्वर। लेकिन जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, उसमें रुद्रप्रयाग है, जिसका जो वन का क्षेत्रफल है वो 90.91% है, उत्तरकाशी का 90.03% है, टिहरी का 88.29% है, पिथौरागढ़ का 76.18% है, अल्मोड़ा का 75.24% है। तो आप सोच सकते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से, वनों की दृष्टि से हमारे प्रदेश की नहीं, हमारे जिलों की भी बहुत महत्वता है। अब आग क्यों लगती है? तकरीबन 38,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसमें एक बड़ा भूभाग जो है, जिसमें हमारे यहां चीड़ के पेड़ हैं, बहुतायात चीड़ हैं, और चीड़ की जो पत्तियां होती हैं या चीड़ की जो लकड़ी होती है, जैसे हम पहाड़ में जिसे कहते थे छूले, एक दौर में जब हम रात को कहीं जाते थे तब टॉर्च नहीं होती थी, तो हम चीड़ की लकड़ी को फाड़ के उसके छिलके लेके उसको टॉर्च के रूप में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उसमें आग तेजी से लगती है। दूसरा, जो पत्तियां होती हैं उसमें रेजिन होता है और इसमें आग बहुत तेजी से पकड़ती है। दूसरा, हम जो लीसा निकालते हैं वो भी आग का एक बड़ा कारण है। और मैं आपको आगे बताना चाहूं कि आग का आईएमडी, जिसको हम कहते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हमें मॉनसून की सूचना देता है, उसका भी एक डायरेक्ट लिंक है। आप सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट लिंक कैसे है, उस पर भी मैं रोशनी डालना चाहता हूं कि दरअसल अगर आप देखेंगे कि जब जब बारिश कम हुई है, मसलन अगर आप देखेंगे 2016 में इसी तरह की वनाग्नि की घटनाएं हुई थी और वो बड़ी थी, तब भी हमने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। मुझे आज भी याद है वो तस्वीर, जब भीमताल की तालाब से हेलीकॉप्टर पानी भर रहा था, जैसे टिहरी लेक से आज भर रहा है, और वो बुझा रहा है। आज अगर आप देखेंगे 2016 में
16.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 2017 में 21.3 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 2018 में 25.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 2019 में 114.2 मिलीमीटर बारिश हुई है और 2020 में 17.8 मिलीमीटर बारिश। 2019 में आपने कमोबेश बहुत कम घटनाएं सुनी होंगी वनाग्नि की। आप सोच सकते हैं इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है। दरअसल नमी जो होती है वो एक बहुत बड़ी वजह है फॉरेस्ट फायर की। इस बार बारिश कम हुई, स्नोफॉल यानी कि बर्फ बहुत कम पड़ी, तो जो जंगलों की नमी है वो बहुत ना के बराबर रह गई और इतना सूखापन है कि आग धू धू कर जलने लगती है। क्योंकि 2019 में 114 मिलीमीटर 0.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी, क्योंकि नमी थी इसलिए बहुत ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं नहीं हुई। तो पहला हमें इससे संकेत क्या मिलता है, ये जो फिगर्स हैं इससे एक हमें कैटेगोरिकल संदेश मिलता है और वो ये है कि हमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के क्लोज कांटेक्ट में रहना चाहिए, खासकर वन विभाग को, कि साहब अगर उसका आकलन ये कहता है कि इस बार बारिश कम होगी तो हमें अलर्ट पे आ जाना चाहिए और हमें यह मानना चाहिए कि वनाग्नि की घटनाएं इस बार बढ़ सकती हैं। अगर हम पहले से ही तैयार रहेंगे, वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर हम प्रिवेंट करने की क्षमता रखते हैं तो हम एक बहुत बड़े नुकसान को कम कर लेंगे। और एज पर द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अक्टूबर से दिसंबर, अगर हम पिछले साल की बात करें, अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो हमें लगता था बारिश होनी चाहिए, ठंड पड़नी चाहिए, बर्फ गिरनी चाहिए, 71% डेफिसिट यानी 71% कम बारिश हुई है, जो कि एक एनुअल रेनफॉल का आंकड़ा होता है। जो औसत है सालाना बारिश का इस दौर में वो 60.5 मिलीमीटर है। अब देखिए 60.5 मिलीमीटर का औसत बारिश का, और 2020 में केवल 17.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। जाहिर है बारिश नहीं हुई, बर्फ नहीं गिरी, इसलिए नमी नहीं हुई। अब सवाल यह है कि नमी नहीं है तो हमारे लॉन्ग टर्म सुझाव क्या होने चाहिए। साहब आज हमारे पास एक अच्छा खासा फंड कैंपा में आता है फॉरेस्टेशन को करने के लिए। हमारे पास महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम केंद्र सरकार से कुछ अतिरिक्त मदद ले सकते हैं, और क्योंकि वनाग्नि भी जो है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कवर होता है, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत कवर होता है, और ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ये डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो हम समय रहते उनसे भी डिमांड कर सकते हैं कि साहब हमें ज्यादा फंड चाहिए ताकि आने वाले समय में वनाग्नि हमारे फॉरेस्ट को, हमारे फ्लोरा एंड फौना को, हमारी इकोलॉजी को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये दो जो हमने बातें की उसमें करना चाहिए। तीसरा, हमारे पास पर्याप्त पैमाने पे मैन पावर होना चाहिए। ओखलकांडा से एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, क्यों ना जहां पर हमें लगता है और हम उन जगहों को आइडेंटिफाई कर ले, खासकर जहां पर चीड़ बहुत आयात है, वहां पर हम ग्रुप्स ऑफ पीपल को वन प्रहरी के रूप में रखें। आज भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। हमारे वन मंत्री जी ने कहा कि नियर अबाउट 10,000 लोगों का मैन पावर उनके पास है, बट ये नाकाफी है। तो ऐसे ग्रुप्स हम बना लें, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, क्योंकि उसके बाद बारिश होने लगती है, इन 5 महीनों में एक तो उनको रोजगार मिल जाएगा, दूसरा हम अपने जंगलों को आग लगने से बचा लेंगे। मान लीजिए कहीं कहीं फॉरेस्ट फायर की घटना हुई, अगर हम इमीडिएट रिएक्ट करेंगे, देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़े होगा, उसमें जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के भाव को हमें आत्मसात करना होगा कि हमें एक्शन अगर कहीं हो रहा है तो रिएक्शन भी करना होगा, और रिएक्शन इतना प्रभावी हो, हम जो वनाग्नि जो बहुत तेजी से फैल रही है उसको समय रहते कंट्रोल कर लें। दूसरा, कुछ क्लासिफिकेशन किए हैं फॉरेस्ट ने, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं किए हैं। जैसे हमने एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया आइडेंटिफाई किया है, हाईली फायर प्रोन एरिया आइडेंटिफाई किया है, फायर प्रोन एरिया आइडेंटिफाई किया है। जब ये आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे वर्गीकरण, हमने किया है क्लासिफिकेशन, तो हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। जहां तक फंड्स की बात है, क्योंकि वन हमारी पहचान है,
हमारी आत्मा है, हमारी ताकत है, तो हमें फंड्स की कमी भी यहां के लिए नहीं आने देनी चाहिए। अब और भी इस तरह के कई सुझाव जो बार बार आए, हमें इस प्रॉब्लम को एक इंटीग्रेटेड वे पे काम करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड वे पे मैं अपने जो मित्र हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करने चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण सुझाव है, आप हमें तुरंत भेज सकते हैं। आप हमारे इस फेसबुक लाइव के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जब हम समाधान की बात करते हैं, समाधान केवल वन विभाग नहीं कर सकता। अगर हम केवल वन विभाग को कहें कि साहब आपकी जिम्मेदारी है, ये जंगलों में आग लग रही है, आप बुझाइए, वन विभाग अकेले ये काम नहीं कर सकता। इसके लिए इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, इसके लिए इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। आपका जो रूरल डेवलपमेंट है, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उससे आप बात करिए। आपका जो पेयजल डिपार्टमेंट है, आप उससे बात कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को कॉन्फिडेंस में लीजिए कि साहब इस बार हमें फंड के एलोकेशन में कमी मत आने दीजिए, क्योंकि हमारे लिए वनों को बचाना बहुत जरूरी है। जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो बहुत जरूरी है। अगर हम लोगों को, गांव के लोगों को नहीं जोड़ेंगे, उन्हें जिम्मेदारी नहीं देंगे, उनके अंदर ये भाव नहीं जगा पाएंगे कि ये जंगल हमारा है, यह हमारे फायदे के लिए है, तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए जो तीसरा मंत्र है वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। लोगों को वनाग्नि रोकने के एक्शन प्लान में प्रमुख भूमिका देना। अडॉप्टिंग मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज, जिन स्ट्रैटेजीज की मैं बात कर रहा था कि आपको प्रिवेंशन पे ज्यादा काम करना होगा। और प्रिवेंशन के लिए जो एक बात मैं कह रहा था, मान लीजिए बारिश कम होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो हम वाटर कंजर्वेशन को लेकर, जल संरक्षण को लेकर कितने गंभीर हैं, इस बात पे भी हमें विचार करना होगा। अगर हम जंगलों के आसपास पानी बचाने को लेकर बहुत गंभीर हो जाते हैं, मान लीजिए जो एवरेज रेनफॉल है उससे कम भी बारिश होती है, तो वो जो वाटर कंजर्वेशन के लिए हमने एक मुहिम चलाई है, वो वाटर की नमी बनाए रखेगा, जमीन में नमी बनाए रखेगा। उसका फायदा हमें यह मिलेगा, अगर नमी होगी, जो तेजी से आग धू धू कर धधकती है वो कम हो जाएगी। दूसरा, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट भी कैसे चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं साहब चीड़ के जंगलों से हमें कहीं ना कहीं निजात पानी होगी। ये बात सच है। और आज अगर चीड़ है भी तो वो चीड़ का इस्तेमाल हम कैसे करें? अभी तो हम क्या इस्तेमाल कर पा रहे हैं? अभी हम पाइन नेडल का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या बहुत हद तक जो लीसा मिलता है उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो क्यों ना जब तक हमारे पास चीड़ है उसके ठीटे का इस्तेमाल कर लें। ठीटे को आप अपने ड्राइंग रूम में कलर करके रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। जो पाइन नीडल है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और ये मैंने खुद गांव में 2-3 जगह जाके उत्तराखंड में अपनी स्टोरीज में ये दिखाया था। उससे कोयला भी बन सकता है और भी तमाम तरह के बाई प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो इस तरफ भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जितना पिरूल कम होगा उतनी आग कम लगेगी, क्योंकि वो सोर्स ऑफ फायर है, वो बहुत तेजी से आग को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह में। तीसरा, क्लाइमेट चेंज। अब देखिए ना, ये जो हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है या बहुत ज्यादा हो रही है, इसका एक कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज। और जो जलवायु परिवर्तन है उसका कारण क्या है? ये आईपीसीसी की रिपोर्ट कह रही थी कि साहब आईपीसीसी की रिपोर्ट में हमने 8 एक्शन प्लान बनाए हैं। उन एक्शन प्लान को लेकर एक फॉरेस्ट संरक्षण को लेकर भी एक्शन प्लान है, और उसकी एक वजह है हमारा इंटरवेंशन, हमारा लालच, यानी मानवों का लालच जो है वो इतना बढ़ चुका है। और यही कारण है जो कार्बन इमिशन बहुत तेजी से हो रहा है, वो कारण है जलवायु परिवर्तन का। और ये जलवायु परिवर्तन क्या कर रहा है? ये मौसम में बदलाव ला रहा है, जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन से उसमें बदलाव ला रहा है। ये किस तरह से नुकसान पहुंचाएगा? ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे नेचर को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाएगा, हमारी पूरी जो लाइफ साइकिल है उसको ये मुश्किल में डाल देगा। और उसको बचाने के लिए जंगल भी बढ़ाने होंगे और जंगलों को बचा के रखना भी होगा।
और जो सबसे बड़ी बात आती है वो यहां पर सरकार बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पॉलिसी इंटरवेंशन। नीतिगत मुद्दे जो हैं, सरकार इस तरह की नीति बनाए। वैसे मैं आपको बताऊं, फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी समवर्ती सूची। क्या होता है, जो हमारा संविधान है उसने 3 भागों में बांटा है। पहला सेंट्रल लिस्ट, केंद्रीय सूची, दूसरा स्टेट लिस्ट, राज्य की सूची, और तीसरा कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। यानी जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें सेंट्रल कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट जो है उसमें, जो स्टेट लिस्ट के तहत जो भी मामले आते हैं उसमें राज्य सरकार कानून बनाने के लिए अधिकृत है। लेकिन जो समवर्ती सूची में जो विषय आते हैं उसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, बशर्ते है अगर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया हो तो केंद्र सरकार के प्रारूप के अनुरूप आपको वो कानून बनाना होगा। तो क्योंकि फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो इस पे कानून बना दे। क्योंकि हमें वनाग्नि संबंधित एक्शन प्लान बनाना है तो हमें एक स्ट्रिंजेंट कानून लेकर भी आना पड़ेगा। वो स्ट्रिंजेंट कानून क्या होना चाहिए, जो ह्यूमन मेड डिजास्टर हैं उसके अंदर भी एक खौफ होना चाहिए कि साहब मैं जंगल के आसपास बीड़ी सिगरेट ना फेंकूं, या मैं अपने घरों में जो आग वाग लगा रहा हूं उससे मुझे ये ध्यान होना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये आग ना लगे। कई बार हम अपने खेतों में आग लगा देते हैं या अपने घर में जो आसपास कूड़ा होता है वो जला देते हैं, और आसपास जो जंगल है वो चिणके, हमारे यहाँ पहाड़ी में बोलते हैं चिणके, वो चिणके चले जाते हैं और वो पाइन नीडल्स में लग के धू धू कर जंगल को जलाने लगते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसका हमें ध्यान में रखना होगा। बल्कि मैं आपको बताऊं, मगर याद छी जब हम नान छी, जून स्टेट भीमताल में मैं रहूं और हमर सामने जो छी जंगो छी, और जंगों में जब आग लग जे छी तो घंटी बची और पूरे गांव वाल यक दोहर का धात दी छी। धात देना मतलब आवाज देना। अब तो आप मोबाइल से कॉल कर लेते हैं, लेकिन तब मोबाइल की सुविधा नहीं थी, तब लोग धात देते थे। धात देना मतलब आवाज देता था। मुझे याद है हमारे गांव में अब वो नहीं रहे, हमारे बड़े बुजुर्ग धर्मानंद नौगाई जी, उनकी आवाज में वो ताकत थी कि वो अपने घर से आवाज देते थे और एक बड़े गांव को वो कम्युनिकेट कर देते थे। हमारे धर्मानंद नौगाई जी में आज वो हमारे बीच नहीं है, तो हम लोग क्या करते थे, फिर गांव जंगल में जाते थे और जो फायर लाइन होती थी घास से उस फायर लाइन को तोड़ने की कोशिश करते थे ताकि आग आगे ना फैले। तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी या गांव के लोग मदद नहीं करते, लेकिन मैंने देखा कि अब जो फायर है वो बहुत तेजी से लगने लगी बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन को लेकर। दूसरा, हमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करने होंगे। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, बहुत नए नए इक्विपमेंट्स आज आ गए हैं। आज आप देखिए, पहले तो हेलीकॉप्टर आते नहीं थे, हमने 2016-17 में देखा हेलीकॉप्टर आए, उन्होंने आग बुझाई। आज हम फिर देख रहे हैं साहब हेलीकॉप्टर आ रहे हैं 21 में, और आगे भी ये तस्वीर कमोबेश जारी रहेगी अगर हम नहीं चेते। तो फायर अलर्ट की हम बात करें, फायर अलर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे पास टोल फ्री नंबर 24x7 होना चाहिए। हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट का जो ऑफिस है वहां पर एक डेडिकेटेड स्टाफ रहना चाहिए जो लगातार इस पे निगरानी रखता हो। हमारे जो वन विभाग है उसे लगातार पब्लिक में आके जो एक माहौल बन जाता है, डर का माहौल बन जाता है, एक पैनिक फैल जाता है, उस पैनिक से बचने के लिए हर दिन लोगों को बताना चाहिए कि साहब आज क्या स्टेटस है, वनाग्नि का आज क्या स्टेटस है, आज क्या स्टेटस है, हम क्या कदम उठा रहे हैं। एडवांस इक्विपमेंट्स की मैंने बात की है। आज सैटेलाइट सिस्टम हमारे पास है, सैटेलाइट के माध्यम से, खासकर SNPP VIIRS के माध्यम से हम इजीली आकलन कर सकते हैं कि आग की स्थिति इस समय क्या है और हमें कितनी बड़े पैमाने पे इक्विपमेंट चाहिए या लॉजिस्टिक चाहिए इस आग को बुझाने के लिए। एक मैं आपको आकलन बताना चाहूंगा जो 2018 में वर्ल्ड बैंक ने किया था, और यह हम सबके लिए जानना जरूरी है कि 1100 करोड़ का सिर्फ पेड़ों का नुकसान हुआ था वनाग्नि को लेकर। यह वर्ल्ड बैंक ने अपने एक आकलन में कहा था, सिर्फ पेड़ों का, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जंगल सोखते हैं और जो हमें मिट्टी प्रोवाइड करते हैं, जो हमें पानी प्रोवाइड करते हैं, जो हमें अच्छी हवा प्रोवाइड करते हैं, यानी जो इन्वायरमेंट सर्विसेज हैं, उसमें से मैंने पेड़ों के नुकसान का आकलन आपको बताया है। बाकी सर्विसेज का आकलन आप करेंगे तो वो बहुत ही, ये जो आर्थिक हानि है बहुत गुना बढ़ जाएगी। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का
फायर से होने वाले नुकसान का आकलन करने की जो मेथोडोलॉजी है उसको उसे चेंज करना चाहिए। वी हैव टू वेरी प्रैक्टिकल, जब हम नए आकलन को सामने लेकर आए बहुत ही प्रैक्टिकल वे में हमें वो आकलन करना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने कहा एक कठोर कानून की जरूरत है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे कि फॉरेस्ट फायर को लेकर हमारी सरकारों को गंभीर होने की जरूरत है। जो लोग लापरवाही बरतते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप देखेंगे हमें जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई करने में सालों लग जाएंगे। और दूसरा, हमें हर साल, अगर आप रिजर्व फॉरेस्ट की बात भी मैं करूं, कुमाऊं गढ़वाल की बात करूं, तो उससे भी ज्यादा जो है 2000 के बाद जब से राज्य बना है 45,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया का हमें नुकसान हुआ है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 2000 के बाद 45,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया का हमें नुकसान हुआ है। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी आनंद मथेला जी मुझसे कह रहे हैं कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती किए जाते तो लोग आग बुझाने का काम अच्छी तरह करते। ये बात सच है कि जो मैन पावर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वो बहुत कम है। जो मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ की आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जरूरत है और बिना देरी किए आने वाले समय में हमें ये वैकेंसी को फुलफिल करना चाहिए। ये वैकेंट पोस्ट भी जो हैं वो हमें नुकसान दे रहे हैं। इससे एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, दूसरा हम अपने फॉरेस्ट को होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। लक्ष्मण गुडियाल रावत जी कह रहे हैं सबकी आत्मा मर चुकी है, हर बात सरकार पर थोप देते हैं। मैं आपको बधाई दूंगा लक्ष्मण जी, आपने ठीक कहा। हर बात के लिए सरकारों को जिम्मेदार ठहराना, हर बात के लिए सरकारों पे सवाल उठाना, इससे काम नहीं चलेगा। हमें अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं लेनी होगी एक आम आदमी होने के नाते। और कोई ये ना कहे हमने तो बचपन से ये दौर देखा है, लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन के बाद जो ये विभीषिका है आग लगने की वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे कई सारे लोगों के सुझाव हम तक पहुंच रहे हैं। पलायन के कारण जो घास काटी नहीं गई उसके कारण भी आग फैल रही है। आनंद मथेला जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। और ये महाशय कई बार मैं देखता हूं मुझे मैसेज करते हैं, बट मैं इनको बताना चाहूंगा कि आप किसी की इंटीग्रिटी में फेसबुक से क्वेश्चन उठाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मित्र। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने जीवन में कहीं भी कुछ किया है तो आपके पास फ्रीडम है। आप तमाम एजेंसीज हमारे यहाँ काम करती हैं, उनके पास जाके शिकायतें करिए, क्यों अपना खून सुखाते हैं। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ आप पॉजिटिविटी के साथ देवभूमि उत्तराखंड में काम करिए, आपका जीवन भी अच्छा होगा, आपको अच्छे काम करने का ईश्वर मदद भी करेगा और आपके परिवार की सोच भी अच्छी होगी, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होते चला जाता है। और जंगलों में कुंदन चिलवाल जी कह रहे हैं बहुत दयनीय स्थिति है। वाकई लोग बहुत दुखी हैं। पहाड़ों की अगर हम बात करें, लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत पैनिक फैला हुआ है, क्योंकि सही जानकारी भी उन तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए मैंने कहा कि वन विभाग के जो अफसर हैं उनको ये जिम्मेदारी लेनी होगी। जब इस तरह की वनाग्नि का समय आता है, ऑन डेली बेसिस आप शाम को तो मीडिया को ब्रीफ कर सकते हैं ताकि मीडिया के थ्रू वो इंफॉर्मेशन डिसैमिनेट होकर हर व्यक्ति तक पहुंच जाए। संदीप तोमर साहब कह रहे हैं यदि हमें जीवित रहना है तो हमें जंगलों को बचाना होगा। बिल्कुल, जंगल हमारी आत्मा है। आप सोचिए, प्रकृति ने हमें जो दिया है, क्षतिजल पावा गगन समीरा, शूद्र रूपिया अधम शरीरा, ये तो मानव शरीर ही जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। तो इसलिए अगर हमें सांस लेनी है तो हमें जंगल चाहिए, अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड को सोचना है और ऑक्सीजन हमें लेनी है तो हमें जंगल चाहिए, अगर हमें उपजाऊ मिट्टी चाहिए उसके लिए हमें जंगल चाहिए, अगर हमें वाटर कंजर्वेशन करना है उसके लिए हमें जंगल चाहिए, अगर हमें रोजगार पैदा करने उसके लिए हमें जंगल चाहिए, अगर हमें अपनी इकोलॉजी को बचाना है उसके लिए हमें जंगल चाहिए। जंगल केवल इंसानों के लिए जरूरी नहीं है, पशुओं के लिए भी जरूरी है, पक्षियों के लिए भी जरूरी है, कीट मकोड़े जितने भी हैं वो सब कुछ हमारे जंगलों पर निर्भर करता है।
चंदू मेहरा जी कह रहे हैं हर साल ही होती है वनाग्नि की घटना, लेकिन 2016-17 के बाद इस बार मैं देख रहा हूं इसने भयावह रूप ले लिया है, और उसके कारण मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। कमलेश पंत कमल जी कह रहे हैं कि सबसे पहले चीड़ के जंगलों को रोकना होगा। जब तक चीड़ के जंगलों को रोका नहीं गया तो आने वाले समय में लोगों को अपना घर बचाना भी मुश्किल होगा। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन इसके लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हमें अपनानी होगी, क्योंकि चीड़ के अलावा हमें बाकी जो पेड़ हैं, खासकर बांज के पेड़ों में, क्योंकि बांज जो है वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है, तो इस ओर भी ध्यान देना होगा। चीड़ का एक नुकसान और भी है, चीड़ अपने आसपास के एरिया को बांझ बना देता है। यानी चीड़ का जो ठीटे से जो बीज निकलता है, चीड़ तो उग जाएगा, लेकिन चीड़ अपने आसपास जो है वो किसी और पेड़ को नहीं उगने देता। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमें ऐसे पेड़ लगाने की भी जरूरत है जो वाटर कंजर्वेशन में मदद करें। चीड़ बजाय बांस के पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं और उसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान को दे दी जाए। पेड़ों पर हर साल गिनती हो, कम हुए तो ग्राम प्रधान पर एक्शन हो। यह भी आपने बात की, अगर आप ग्राम प्रधान को नहीं भी कहें तो एक विकेंद्रीकरण का मॉडल हम बना सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन का एक मॉडल हम बना सकते हैं, जहां हम पंचायतों को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बना सकें। और बांस तो हमारे यहाँ खासकर रिंगाल की हम बात करें, वो स्वरोजगार के लिए एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। बांस बहुत बड़ा स्वरोजगार के लिए साधन हो सकता है। ऐसे कई 10,000 पदों पे फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती करें। अब ये एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत युवा साथी लगातार हमसे कह रहे हैं कि साहब लोगों की भर्ती होनी चाहिए, बिल्कुल वैकेंट पोस्ट अब फटाफट भरे जाने चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊं कि आज हाई कोर्ट ने भी इस मामले पे कल जो है वो संज्ञान लिया है, और उन्होंने पर्सनल तौर पे पीसीसीएफ को कहा है कि आप हमारे सामने उपस्थित होइए। जाहिर है कि हाई कोर्ट भी चिंतित है कि जिस तरह की वनाग्नि का रुख हो रहा है उससे कैसे निपटेंगे। लीसा उत्पादन का ठेका जब हमने लिया था उस समय एक बुड्ढे ने जंगल में आग लगा दी थी। ये मतलब एक इंडिविजुअल केस वो बता रहे हैं। हमें थोड़ा सा लोग कई बार इस तरह के ध्यान रखना होगा कि जंगलों को हमें बचाना है। कमल बसानी जी कह रहे वन विभाग भी जंगलों के प्रति उदासीन रहता है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। पर्यावरण के प्रति आम लोगों को जागरूक करना जरूरी है। इस बात से मैं आपके सहमत हूं कि हमें पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। पर्यावरण है तो हम है, पर्यावरण है तो हमारी आने वाली पीढ़ी है। और हम तो जाने इसके लिए जाते हैं कि हम जो भी हमारे जो शास्त्र हैं, पुराण हैं, वो सब लोग हमें क्या सिखाते हैं? वो वनों के बारे में, प्रकृति से प्रेम करना सिखाते हैं, प्रकृति के नज़दीक रहना सिखाते हैं। इसीलिए तो हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, हम वनों की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। यानी ये जो हमारा सनातन धर्म है ये हमें प्रकृति के नज़दीक ले जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज आने वाली पीढ़ी को भी हमें प्रकृति के और नज़दीक ले जाने की ज़रूरत है, ताकि सबसे पहले लोगों को जागरूक करना होगा, एक हमारे दर्शक कह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आग जो है वो लोगों द्वारा लगाई जाती है। 99% जो वनाग्नि के मसले सामने आए हैं, जो मामले सामने आए हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम लोग इसके लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कई बार छोटे छोटे लालचों को लेकर भी हम जंगल को आग के हवाले कर देते हैं, हमें इससे बचना पड़ेगा। इस तरह के कई सुझाव जो हैं लोगों के बीच में चल रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमें ना सिर्फ अपने जंगलों को बचाना है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड में रहकर स्वरोजगार के नए नए इनोवेशन करने हैं। अगर पौड़ी के जो सुंदरियाल जी हैं वो एक अपनी नौकरी छोड़कर एक नया इनोवेशन कर सकते हैं, अगर आशीष डबराल जी कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं, ऐसे में कम से कम हजारों युवाओं से मिल चुका हूं जो कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, तो हम भी देवभूमि उत्तराखंड में रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़रूरत है हमें हौसला रखने की, ज़रूरत है हमें पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की, ज़रूरत है हमारे दिल में ये भाव होने की हमें अपने राज्य को आगे ले जाना है।
जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा, देवभूमि डायलॉग ये आम जनता का मंच है। देवभूमि डायलॉग में हम केवल और केवल सकारात्मक विषयों को लेकर आते हैं। मैं चाहता हूं वो विषय आप लोग तय करें। उन विषयों के प्रति आप लोगों की अगर कोई सोच है वो हम तक पहुंचे। आप चाहते हैं कि इस विषय में देवभूमि डायलॉग में मंथन हो तो आप उससे जुड़ भी सकते हैं, उस विषय की हमें जानकारी भी दे सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हम सब का एक ही मकसद है, हमारा राज्य आगे बढ़े, हमारे राज्य में प्रगति हो, हमारे राज्य में जो पहाड़ और मैदान में जो आर्थिक खाई है वो कम हो, हमारी मातृशक्ति जो पहाड़ों में रहती है उनका आर्थिक तौर पर स्वावलंबन हो, हम वोकल फॉर लोकल के लिए एक नई चेतना के साथ आगे बढ़े, हम आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए बहुत तेजी से काम करें। हम सब मिलकर अगर ये तय कर लें कि हम अपने स्टेट के लिए मिलकर काम करेंगे तो हम देवभूमि उत्तराखंड को आगे ले जा सकते हैं। कुछ वर्ष पहले जिस पहाड़ पर मात्र 20% चीड़ के पेड़ दिखते थे, वहां आज कई प्रतिशत तक फैल चुके हैं। यानी चीड़ के जंगलों से बचाना भी है, हमें अपने जंगलों की रक्षा भी करनी है, अपने दायित्वों को भी समझना है। जिस तरह हम अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं उसी तरह अपने दायित्वों के प्रति सजग रहना है। मैं आपको फिर से यकीन दिलाता हूं कि हम सब मिलकर एकजुट होकर एक नए उत्तराखंड की नींव रख सकते हैं। एक ऐसे उत्तराखंड की नींव जहां हर उत्तराखंडी प्रकृति से प्रेम करे, हर उत्तराखंडी का बस एक ही सपना हो, मेरी देवभूमि उत्तराखंड देश में नंबर 1 हो, मेरी देवभूमि उत्तराखंड का नौजवान स्वरोजगारी बने, मेरी देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे वैसे इनोवेशन हो जो देश और दुनिया तक पहुंचे। आज हम दुनिया के एग्जाम्पल लेते हैं, हम कुछ ऐसा करें कि दुनिया के लोग देवभूमि उत्तराखंड के इनोवेशन से सीखकर अपने यहाँ वो प्रयोग करें। और मैं समझता हूं, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे ड्रिप इरिगेशन को हम कहते हैं इजराइल की टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारे यहाँ क्या कहा गया, एक ही सादे सब सदे, सब सादे सद जाएं, रहीमन सींचे मूल को फूले फले अगाएं। मतलब रहीमन सींचे मूल को, यानी मूल को सींचना है, मूल को सींचना ही ड्रिप इरिगेशन कहलाता है। जो इजराइल की टेक्नोलॉजी है वो मनोभाव हमारे दार्शनिकों ने, जो दार्शनिक लोग थे, हमारे संत लोग थे, हमारे महर्षि थे, उन्होंने हमें कई युगों पहले बता दिया था। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम सब मिलकर एक समृद्ध उत्तराखंड बना सकते हैं। बस जरूरत है अपनी जिम्मेदारी और अपनी जवाबदेही को समझने की। देवभूमि डायलॉग के मंच पे आज वनाकरी रोकने के एक्शन प्लान को लेकर आपके जो भी सुझाव हैं, हम उन्हें एक एक्शन प्लान के तौर पे लेकर जरूरतमंद जो विभाग हैं उन तक भेज देंगे। और आशा करते हैं कि इस वर्ष जो हमने देखा है, आने वाले वर्षों में हम ये रूप अपने उत्तराखंड का नहीं देखेंगे, क्योंकि इस रूप से हमारे टूरिज्म को भी नुकसान होता है, हमारे लोगों का भी नुकसान होता है, हमारे फॉरेस्ट का भी नुकसान होता है, और कुल मिलाकर देश दुनिया में हमारी साख खराब होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी देवभूमि डायलॉग में जनता से जुड़े जो सरोकार रखते हैं मुद्दे, वो सब हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। और जो साथियों ने हमें महत्वपूर्ण सुझाव भेजे हैं उनका मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।